नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशिखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज आपके समक्ष तृतीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जिसे कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के नाम से जानते हैं, के संदर्भ में वार्ता के लिए उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इनके कई सारे राष्ट्र धीरे धीरे स्वाधीन या स्वतंत्र होते गए। इन नवोदित राष्ट्रों को राजनीतिक रूप से आज़ादी तो मिल गई, किंतु आर्थिक दृष्टि से ये देश सही मायने में आज़ाद नहीं हो पाए। वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक ऐसा ढांचा स्थापित हो चुका था जो कि न्याय एवं लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित नहीं था। नवोदित राष्ट्र इस नव उपनिवेशवाद के शिकंजे में फंसते जा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने का जो सर्वप्रथम प्रयास था वो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रेटन वुड्स में किया गया। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन 5 महाशक्तियों अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन ने मिलकर किया। कुछ लैटिन अमेरिकी देशों और ब्रिटिश भारत, जबकि भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का, इनको भी मात्र उपस्थिति के लिए ही बुलाया गया। वास्तव में ब्रेटन वुड्स के अंतर्गत जो आर्थिक व्यवस्था प्रस्तावित थी वो अमेरिका की ही योजना थी, जिसे जो दूसरे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र थे उनका समर्थन प्राप्त था। अतः कह सकते हैं कि जो समृद्ध राष्ट्र थे उनके द्वारा स्वयं समृद्ध राष्ट्रों के लिए तैयार की गई ये व्यवस्था थी, जिसमें अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच असमानता और निर्भरता के जो संबंध थे उनको संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयास किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1960-70 के वैश्विक परिदृश्य की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप यह कार्य नहीं किया गया और जो तीसरी दुनिया के विकासशील राष्ट्र थे उसकी कमियों को उजागर करते हुए वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की मांग करते रहे। हम कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था का परंपरागत ढांचा था वह ऐसा ढांचा था जो कि शोषणकारी था, जिसके माध्यम से विकासशील राष्ट्र या जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवोदित राष्ट्र थे उनका शोषण उसके माध्यम से निरंतर होता रहता। ऐसी स्थितियों में इन विकासशील राष्ट्रों ने एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया, उसकी मांग करने लगे। उन्होंने कहा कि भाई आर्थिक संबंध जो हैं उनको न्यायपूर्ण तरीके से या लोकतांत्रिक तरीके से उनका पुनर्निर्धारण करना चाहिए। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के जो बंधन थे वो युद्ध के पश्चात, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कमजोर होते जा रहे थे और जो अल्प विकसित राष्ट्र थे वो राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त करना चाहते थे। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थशास्त्र की शब्दावली में 1970 के दशक में यह नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है वो उभर करके आई। अब बात करते हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आशय क्या है। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है उससे आशय यह है कि नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की आकांक्षा थी या की इच्छा थी कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की इच्छा पर निर्भर ना रहे। जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं वो उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेश ना माने। जो विश्व है वो आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का आदर, अहस्तक्षेप और कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्णाधिकार आदि सिद्धांतों पर आधारित हो। तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ जो बातें थीं ये
नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत मांग थी, जो कि यह चाहती थी कि जो तृतीय दुनिया के विकासशील या नवोदित राष्ट्र हैं उनको भी वैश्विक परिदृश्य में बराबर सम्मान मिले, उनके जो माल है कच्चा उसका भी समानुपातिक रूप से उनको पैसा मिले और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो थी उसके जो आधारभूत सिद्धांत थे वो कुछ इस प्रकार से थे। इसमें अपन मान सकते हैं कि जो खनिज पदार्थ और समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप हैं उन पर किसी राष्ट्र की संप्रभुता की स्थापना होनी चाहिए। दूसरा, कच्चे माल की कीमत को घटाने बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है वो रोकनी चाहिए और कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। विकसित राष्ट्रों के साथ जो व्यापार है उसकी वरीयता का विस्तार होना चाहिए। जो विश्व की जो मुद्रा व्यवस्था है उसका सामान्यीकरण होना चाहिए। विकासशील देशों के द्वारा उत्पादित जो औद्योगिक माल है उसके निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहिए। विकासशील राष्ट्रों के द्वारा विकसित राष्ट्रों के मध्य तकनीकी जो उत्थान की जो खाई है उसको कम करना चाहिए, सीमित करना चाहिए। विकासशील देशों पर वित्तीय जो कर है, ऋण है, उसका जो भार है उसको कम करना चाहिए और बहुराष्ट्रीय निगमों की जो गतिविधियां हैं उन पर समुचित नियंत्रण लगाने चाहिए। तो ये कुछ आधारभूत मांगें थी जो विश्वव्यापी मांगें थी और इसके लिए नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मांग की गई। अब हम इसी कड़ी के संदर्भ में जब नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक परिदृश्य पर नज़र डालते हैं तो हमको यह ज्ञात होता है कि 1960 के दशक के अंत तक अधिकांश एशियाई और अफ्रीकी जो देश थे उनके लोगों ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी और उनको ये लगने लग गया था कि भाई राजनीतिक रूप से हम स्वतंत्र हो चुके हैं लेकिन हम आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से निर्भर बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इस नवीन प्रकार के या आर्थिक उपनिवेशवाद या आर्थिक साम्राज्यवाद जो था उसका विरोध करना चालू किया और उन्होंने इसके अंदर समुचित परिवर्तन का प्रयास किया। अब जब हम बात करते हैं कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो दिशा में क्या क्या कदम हुए हैं तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से 3 कदम उठाए गए हैं। पहला है कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र की द्वारा एक घोषणा की गई। 1 मई 1974 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अपने छठे विशेष सत्र में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक घोषणा को प्रतिपादित किया। इसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र ने यह घोषित किया कि वह जो साम्य, प्रभुत्व संपन्नता, आत्मनिर्भरता, सामान्य हितों और सभी राज्यों के मध्य सहयोग के आधार पर नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कार्य करेंगे। तो यह इसका प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा जो प्रयास हुआ है वह है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए कार्यवाही हेतु कार्यक्रम। पहले तो जो है इन्होंने एक घोषणा करी, फिर उसके बाद एक एग्जीक्यूशन किया। कार्यक्रम किस प्रकार से हम इसको एग्जीक्यूट किया। तो महासभा ने अपने छठे विशेष सत्र में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए कार्यवाही हेतु एक कार्यक्रम का भी एक प्रस्ताव पारित किया। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ वह है कि राज्यों के आर्थिक अधिकार और कर्तव्यों का चार्टर। तो 12 दिसंबर 1974 को महासभा ने अपने 29वें अधिवेशन में एक संकल्प जो था उसको स्वीकार किया, जो आर्थिक अधिकार और कर्तव्य चार्टर के रूप में जाना जाता है, जिसके अंतर्गत अधिकार और कुछ कर्तव्यों को विवेचित किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के माध्यम से हुए। तो नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए 2 प्रकार के संवाद या विचार विमर्श की शुरुआत हुई। एक तो है उत्तर दक्षिण संवाद और दूसरा है दक्षिण दक्षिण संवाद। उत्तर दक्षिण संवाद से तात्पर्य है विकसित और विकासशील राष्ट्रों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए विचार विमर्श, और दक्षिण दक्षिण संवाद से अभिप्राय है विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग और आत्मनिर्भरता की खोज के लिए विचार विमर्श। तो ये कुछ आधारभूत घटक रहे हैं जो कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए किए गए प्रयास हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए गरीब और विकासशील देशों का यह संघर्ष हम कह सकते हैं कि आर्थिक स्वाधीनता का संघर्ष है
और इस संघर्ष में धीरे धीरे तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं वो संगठित होते जा रहे हैं और उपनिवेशवाद विरोधी रुख अपना रहे हैं। इस संघर्ष में विकासशील देशों को यह आशा है कि औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश कई प्रकार की रियायतें देने के लिए मजबूर होंगे और विश्व के धन का वितरण जो है इस प्रकार से होगा कि जिसका लाभ जो है वो उनके पक्ष अर्थात जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके पक्ष में होने लगेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक आधारभूत प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो यह आंदोलन है इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि पूंजीवाद की आधारशिला को ठुकराए बिना छोटे मोटे सुधार जो हैं वो अर्थव्यवस्था में हम करना चाहते हैं, जबकि सारी कठिनाइयों की जड़ जो है वो पुरातनपंथी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका प्रचलित ढांचा है। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है वो अभी भी अपने बाल्यावस्था में है। इसके जो आयाम हैं वो वास्तव में निश्चित रूप से वो अपना स्वरूप धारण नहीं कर सके हैं। तो यह एक दूर की लड़ाई हमको नज़र आती है। धन्यवाद।